हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ प्रस्तुत हूं अपना वीकली करंट कंपाइलेशन लेकर के। तो इस वीक की जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पेपर पेन वगैरह साथ में लेकर बैठें ताकि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाए। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी खबरें हैं जो हम इस हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही में रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना खुद का ही निर्णय बदला है। 2004 वाला जो उनका खुद का निर्णय था उसको बदल दिया है और अब उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। इसको लेकर के चर्चा है, इस पर डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आपको पता था कि बिहार में 65% कोटा है जो वो किया जा चुका था। किसको लेकर के? जाति सेंसस के बाद से। तो उस पर ये मामला हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये हुआ कि स्टे कर दे दिया जाए, लेकिन उस पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। तो इसको भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स है ना, मिडिल क्लास सोच रहा था कि कुछ बढ़िया मिलेगा इस बार, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स है जो उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। तो क्या है कैपिटल गेन टैक्स, ये भी देखेंगे। इसके अलावा मैं साइंस एंड टेक से हम क्या देखने वाले हैं, डार्क ऑक्सीजन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डार्क ऑक्सीजन क्या चीज़ है। डार्क ऑक्सीजन पर एक आर्टिकल है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी है ना, महामारी कोरोना जैसी महामारी जब आई तो सबसे बड़ी चिंता क्या थी? सबसे बड़ी चिंता थी कि सब एकजुट हो जाएं और सब एकजुट होकर के मिलें और फिर कुछ नया बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या मानवता के आधार पर सबका भला हो सके। तो इस तरह की चीजें तभी संभव हैं जब इस पर एक संधि हो सके। तो कोशिश की है WHO ने, लेकिन अभी संभव नहीं हो पाया। इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आप देखिए कि साउथ अफ्रीका अपने नए क्लाइमेट चेंज का एक नया लॉ लेकर के आया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है ना। क्लाइमेट चेंज को लेकर के उन्होंने अपना खुद का एक नया लॉ बना लिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। क्या भारत में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर भी पूरी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है सामने से, जो कि कह रहे हैं कि 122 लोग हैं जो उनकी मौत हुई है लैंडस्लाइड से। कहां पर? वायनाड में। ठीक है, वायनाड केरला में। ठीक है, तो 122 लोगों की लैंडस्लाइड भूस्खलन से मृत्यु हुई है। इस पर चर्चा करेंगे। हाल ही में एटलस आया था है ना, भूस्खलन पर एटलस आया था, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इस पर ही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक और खबर यहीं पर आ रही है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, माधव गडगिल जी हैं और माधव गडगिल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने, ये इसी से जुड़ी हुई खबर है, और उन्होंने कहा है कि ये डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक मैनमेड डिजास्टर है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि देखिए आज है 3 तारीख और 3 तारीख को आज रात के 12 बजे तक आप हमारे प्रतिज्ञा बैच 2 में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये इवनिंग बैच है, इसमें फटाफट एडमिशन ले लीजिए ताकि संपूर्ण तैयारी कर पाएं। प्रतिज्ञा बैच में आपको पता ही है कि सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपने प्री 2025 का पास कर लिया तो। ठीक है, और वैसे भी इसमें 1 साल का एक्स्ट्रा, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। तो जल्दी से इसमें एडमिशन लीजिए, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 27,999 रुपए में ये एडमिशन मिल जाएगा। आज रात 12 बजे तक ही इसमें ले सकते हैं आप, क्योंकि आज अंतिम तिथि है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पहली न्यूज पर सीधे चलते हैं। और पहली न्यूज किस चीज से संबंधित है? सब कैटेगराइजेशन से संबंधित है। तो क्या है, मैं आपको पूरी कहानी यहाँ पे बता देता हूं। देखिए अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2004 में क्या हुआ था, कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। ठीक है, 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया किस चीज पर, कि जिस तरीके से उपवर्गीकरण होता है, उपवर्गीकरण हो रहा है किसका? ओबीसी में रिकमेंडेशन है। ठीक है, ओबीसी में जिस प्रकार से उपवर्गीकरण की रिकमेंडेशन है, जिसके आधार पर आप जानते हैं कि ओबीसी को 27% का
कोटा मिला हुआ है आरक्षण के तौर पर, तो वहां पर भी ऐसा है कि कई सारी कास्ट हैं, और कई सारी कास्ट में हमने ये देखा कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो इसका पूरा फायदा उठा पा रही हैं, लेकिन बहुत सारी कास्ट ऐसी है, क्योंकि ओबीसी में तो बहुत सारी कास्ट है ना, तो ये बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो इसका फायदा उठा ही नहीं पा रही। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन कुछ कुछ अनुसूचित जातियों में भी है। तो कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति हैं जो, इसमें अगर बहुत सारी जातियां हैं तो अगर इसमें से कुछ ही जाति इसका फायदा उठा पाएंगी और मैक्सिमम जाति इसका फायदा नहीं उठा पाएंगी, तो फिर इस आरक्षण का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। ठीक है, और ये हमारी डिबेट, हमें जब भी हम कभी आरक्षण पर डिबेट करते हैं तो ये पॉइंट एक कॉमन आपने सुना होगा कि भाई आरक्षण है जो वो सबको मिलना चाहिए, हमेशा सिर्फ उनको ही मिलता है आरक्षण जो कई पीढ़ियों से ले रहे हैं। मतलब अगर भाई आरक्षण यहाँ पर आप कहें कि 10 पीढ़ी से अगर कोई ले रहा है या 5 पीढ़ी से ले रहा है, ठीक है, 5 पीढ़ियों से कोई ले रहा है, तो क्या उसको अब फिर से मिलने की जरूरत है? क्या यहाँ वाला व्यक्ति जो कि एलिजिबल है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा गोला किसका है? अनुसूचित जाति का ही है। ठीक है, तो ये पूरा अगर सेक्शन अनुसूचित जातियों का है, तो इसमें से क्यों ना ऐसा हो कि ये लोग जो 5 पीढ़ियों से ले रहे हैं और इनकी वजह से ये वाले लोग वंचित रहे जा रहे हैं, तो उनको ऊपर लाया जाए। तो कैसे हो सकता है? वो उप सब कैटेगराइजेशन से हो सकता है। यही बात ओबीसी में भी चल रही है, हालांकि डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ओबीसी में ये बात है, तो इस वजह से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने जजमेंट में खारिज कर दी थी ये बात कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, खारिज कर दी थी और उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ये सब कैटेगराइजेशन इसमें अलाउड नहीं है। रीजन है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्रीमी और नॉन क्रीमी में चलती हैं। ठीक है, और क्रीमी और नॉन क्रीमी, हालांकि क्रीमी और नॉन क्रीमी के कॉन्सेप्ट को आज भी मना किया है, अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आधार क्या है? आधार अगर हम देखते हैं ओबीसी में आधार, तो आर्थिक आधार देखने को मिलता है, आर्थिक। ठीक है, और हमारे संविधान के हिसाब से जो ये आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण जो मिला हुआ है ये आर्थिक आधार पर नहीं है। अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिला है वो सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से मिला हुआ है, यही बेस सही माना गया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको खारिज किया गया था। लेकिन अभी 7 जजेस की बेंच ने इसको 6-1 से फैसला सुनाया है। ठीक है, 6-1 से ये फैसला सुनाया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम राज्यों को, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, राज्यों को दी है ये पावर, राज्यों को। ठीक है, कि राज्यों को अब ये पावर दे दी है कि वो क्या कर सकते हैं? उपवर्गीकरण कर सकते हैं, उपवर्गीकरण। ठीक है, उपवर्गीकरण अलाउ कर दिया गया है राज्यों के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं, सेंटर के पास नहीं है पावर। ठीक है, ये राज्यों का कि भाई अपने अपने राज्य में देख लो और अपने अपने राज्य में आपको जो व्यवस्था ठीक लगती है उसके लिए आप खुद ही नियम बना लो कि किसको हम किस जाति को, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातें हैं। ठीक है, जातियां हैं, तो इसमें क्या है कि किस जाति को हम ऊपर रखेंगे, किसमें हम बेनिफिट देंगे, किसको हम उससे निकालेंगे, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कर दिया है। तो यही है फैसला। अब थोड़ा सा हम और ज्यादा आगे बढ़ते हैं और आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए इसका। तो अगर मैं संविधान के हिसाब से आपको बताऊं तो देखो, 2 चीजें आप मोटी मोटी याद रखिए कि एक है आपका अनुच्छेद नंबर 16। ठीक है, जो कि सीधे सीधे अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, और कहता है कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर अब आप कहेंगे कि सर आरक्षण तो अपने आप में ही भेदभाव है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले के साथ तो ये भेदभाव ही हुआ ना कि एक व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है और जनरल वाले को नहीं मिल रहा, तो ये भेदभाव नहीं है क्या? तो ध्यान दीजिए, यहां पर अनुच्छेद 16(4) खड़ा हो जाएगा और अनुच्छेद नंबर 16(4), ठीक है, अनुच्छेद नंबर 16(4) है वो यहाँ पर ये कहता है कि राज्य को अगर ये लगता है कि उसके मतलब उन व्यक्तियों में कुछ पिछड़ापन है और उसको ये लगता है कि इनके उत्थान के लिए, इनको मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट देने की जरूरत है, तो वो अलाउड है, वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अलाउड है 16(4) के तहत, इसलिए राज्यों के पास ये पावर है कि राज्य है जो वो बना सकता है ये नियम। ठीक है, ये नियम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इसमें कुछ गैर संवैधानिक या असंवैधानिक नहीं है।
तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देते समय एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का शब्द। सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होता है? ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी यानी मौलिक समानता के बारे में बात हो रही है। मौलिक समानता क्या है? ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मौलिक समानता। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को समझने के लिए, ठीक है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी को समझने के लिए आपको जो समझना होगा वो है फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब औपचारिक समानता को समझना होगा। औपचारिक समानता, औपचारिक समानता। देखो ये कुछ शब्दों का हेरफेर होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे आप परिचित नहीं हैं। यहाँ पे औपचारिक समानता बिल्कुल वही है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर देखो समझो इसको कि हमने कह दिया कि भाई, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं इसको, हमने कह दिया कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अब हमने बस इतना ही तो कहा है कि अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा। किताब में ये बात लिख दी गई है कि अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा, तो जो भी अनुसूचित जाति हो, चाहे 1 पीढ़ी से ले रही हो चाहे 10 पीढ़ी से ले रही हो, ये सब नहीं चेक करना है हमें। बस ये मतलब है कि तुम अपने डॉक्यूमेंट शो करो, उसमें अगर तुम अनुसूचित जाति हो और वो वैलिड है डॉक्यूमेंट, तो बिल्कुल आपको आरक्षण मिलेगा, तुम पात्र हो उसके। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गई औपचारिक समानता। लेकिन अगर हम उसके और आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं, और आगे के स्टेप में बढ़ते हैं, आपने सुना होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है यानी कि कानून के समक्ष समानता की बात होती है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता की बात होती है तब तो ठीक है भाई, सीधे आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लाइए और ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जब ये वाली बात होती है कि हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो हम ये भी देखते हैं मौलिक समानता, उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति है जो पिछले 10 सालों से ले रहा है और अब इसको जरूरत नहीं है। अगर इसको जरूरत नहीं है तो अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए, और दूसरों को अगर मौका मिलना चाहिए तभी, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि सभी अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में लाना है और फिर इसको खत्म कर देना है ना। लेकिन मुख्य धारा में कुछ ही आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाए, तो जो नहीं आ पाए अब उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी डिबेट है। तो यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है जो आपको याद रखना है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी या मौलिक समानता क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह फैसला देते समय इंदिरा साहनी के जजमेंट का भी जिक्र किया, ठीक है। इंदिरा साहनी के जजमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया और मैं वापस से इस जजमेंट का आपको जिक्र कर देता हूं। और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1992 का जजमेंट है, इंदिरा साहनी, ठीक है, इनका जो 1992 का जजमेंट था, इंदिरा साहनी केस 1992, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत संघ के साथ जो ये केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई वो ये है कि भाई कोर्ट जो आरक्षण है उसकी एक लिमिट डिसाइड की गई, ठीक है, लिमिट डिसाइड की गई और वो है 50%, कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं मिल सकता, ठीक है। तो एक तो ये लिमिट डिसाइड कर दी गई, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट डिसाइड कर दी गई, और कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस बनता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो एक अलग बात है, लेकिन 50% की एक लिमिट आपको माननी होगी, ठीक है। दूसरी जो बात जो थी वो ये था कि यही वो केस था जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो नॉन क्रीमी और क्रीमी वाला जो ओबीसी में किया गया है वो सही है, ठीक है। तो नॉन क्रीमी और क्रीमी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की जो बात है, नॉन क्रीमी और क्रीमी, ठीक है, इन ओबीसी में अगर देखेंगे तो इसमें जो क्रीमी नॉन क्रीमी वाले जो कॉन्सेप्ट आया था तो उसको सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, ठीक है, सही। अब समझिए इस चीज को, सही ठहराया था। अब यहां पर हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाँ, नॉन क्रीमी और क्रीमी वाली बात के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि इस वाले अनुसूचित जाति के मामले में आपको कुछ और ही क्राइटेरिया बनाना होगा, आपको खुद डिसाइड करना होगा ये कि कैसे हम इनको आरक्षण देंगे, क्या हम इसका आधार बनाते हैं, लेकिन इसका आधार आर्थिक नहीं हो सकता, आर्थिक नहीं हो सकता, आधार इसका आर्थिक नहीं हो सकता। तो इसलिए क्रीमी नॉन क्रीमी वाली बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मना कर दिया है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो ये एक मतलब आपके लिए एक फॉर्डर पॉइंट का काम कर सकता है, फॉर्डर पॉइंट का काम कर सकता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी से जुड़ा एक और आर्टिकल है, इसी से जुड़ा है, हालांकि ये थोड़ा पहले का है, 2-3 दिन पुराना था, और ये अभी कल ही का है जो हमने अभी डिस्कस किया। यहां पर क्या है कि आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू स्टे द हाई कोर्ट रूलिंग क्वेश्चनिंग द 65% कोटा इन बिहार। बिहार ने क्या किया बेटा, बिहार ने जाति जनगणना करवाई। बिहार, ठीक है, बिहार ने जाति जनगणना, बिहार ने जाति जनगणना करवाई। जाति जनगणना से आपको पता ही है कि ये एक तरह से अब दो लॉजिक होते हैं। एक ये कहा जाता है कि जाति जनगणना से क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हमारे राज्य में मौजूद हैं। तो अगर हमें उनकी संख्या का पता होगा, ठीक है, संख्या का पता होगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं पता कि हम फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर सकते हैं कि इनमें से कौन है जो पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, स्पेशल प्रावधान है जो वो बना सकते हैं। एक तो ये बात कही जाती है, और दूसरी बात एक ये भी कही जाती है कि अगर सरकार को ये बात पता चलती है कास्ट सेंसस के आधार पर कि कितने लोग हैं, इनकी अगर संख्या पता चलती है, तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स का भी काम करती है। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ यहां पर चलती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। और बिहार में जब इसका कराया गया तो फिर बिहार सरकार एक, देखो अब पॉलिटिक्स भी साथ में है, चल रही है, तो अब आप ये तो समझ पा रहे हैं कि अगर ये पता चलता है कि कुछ लोग हैं जिनको और ज्यादा कोटे की जरूरत, मतलब आरक्षण की जरूरत है, तो क्या करेंगे। एक तो ये है कि भाई कुछ को वहां से निकाल दो, जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको हटा दो और नए को डाल दो। ठीक है, और कुछ आप ये कर सकते हो कि कोटे की लिमिट को ही बढ़ा दो। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने क्या किया कि कोटा है जो वो 65% तक लेकर के चले गए आरक्षण, ये कहते हुए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 16(4) आर्टिकल 16(4) ये अलाउ करता है कि राज्य के पास ये पावर है, राज्य को अगर लगता है कि उसके राज्य में कुछ ऐसा है कि कुछ लोग वंचित हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है, तो वो पावर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पावर है तो ये ऐसा आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंदिरा साहनी का केस भी बताया, और इंदिरा साहनी के केस में ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट है जो 50% की कर रखी है कि जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना हो। अब एक डिबेट यहां पर यह भी चलती है कि ये 50% की लिमिट जो इंदिरा साहनी के केस में 1992 में की थी, क्या वो आज भी सही है। ठीक है, ये डिबेट एक साथ साथ चलती है। ठीक है भाई, अब साथ साथ ये डिबेट जो चल रही है इंदिरा साहनी वाली केस, तो देखो हम कह सकते हैं कि ये आज वैलिड है। क्यों है वैलिड? क्योंकि अभी हाल ही में मराठा आरक्षण जब दिया गया तो फिर वहां पर भी यही वाला कंडीशन बनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को इसलिए ही खारिज किया था, यही कह के इंदिरा साहनी के केस का जो है वो इस्तेमाल किया था, और उसको उस समय खारिज किया था, और ये कहा था कि मराठाओं को आरक्षण इस आधार पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरक्षण का बेसिस सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। लेकिन यहां ना तो सामाजिक पिछड़ापन है मराठा के मामले में, और ना ही शैक्षणिक पिछड़ापन है, जिसकी वजह से ये कोटा की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, 50% से ऊपर गया है, वो यहां पर नहीं दी जा सकती। अगर कोई कहता है कि नहीं ये पीछे है, तो चलो ये तो आप प्रूफ कर लोगे कि पीछे है, लेकिन आधार क्या है पीछे होने का, वो कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो वो जब अभी हाल ही की बात है और हाल ही में मराठा आरक्षण को खारिज किया गया, तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि सर 50% का जो लिमिट है ये आज भी वैलिड है। ठीक, अब बिहार ने भी 65% कर दिया, तो हाई कोर्ट ने इसी को आधार बना करके इसको कर दिया खारिज। हाई कोर्ट ने कर दिया इसको खारिज। अब हाई कोर्ट ने जब इसको खारिज कर दिया तो फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि भाई हमें स्टे दे दो इस पे, है ना, ताकि हम फिर बाद में चेंज कर लेंगे, बना देंगे जो भी चेंजेस है, लेकिन अभी आप हमें स्टे दे दीजिए। और यही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने को मना कर दिया है। ठीक है, तो दोनों ही खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहां पर भी आपको क्या, एक 16(4) का याद, 16(1) और 16(4). 16(1) कहता है कि अवसर की समानता है, तो सबको समान, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए अवसर के मामले में। लेकिन 16(4) साथ में ये कहता है कि अगर लगता है राज्य को कि भाई उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है, उनके वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान राज्य बना सकता है। ठीक है, 16(4) ये भी कहता है। तो 16(1) याद रखना है, 16(4) याद रखना है, इंदिरा साहनी का जजमेंट याद रखना है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में
आपको ये वाली बात याद रखनी है कि 50% की लिमिट है जो वो डिसाइडेड है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, इसके अलावा क्रीमी नॉन क्रीमी वाली जो बात है वो भी इसी जजमेंट में कही गई थी, वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार इसमें एक डिबेट और चल जाती है, कौन सी, कोटा इन प्रमोशन वाली, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, एम नागराजन केस 2006 वाला है, 2006 का एम नागराजन केस है जो, उसमें कोटा प्रमोशन में कोटा है जो वो अलाउ किया गया था। उसकी कुछ कंडीशंस जरूर रखी गई थी, जैसे ये भी देखना होगा कि उस जगह पर ये पिछड़ापन अभी भी मौजूद है या नहीं है। दूसरा आपको ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण देने से, प्रमोशन में आरक्षण देने से हमारा जो प्रशासन है उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी आ रही है, बदलाव आ रहा है, गिर रही है। तो वो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। लेकिन कोटा इन प्रमोशन में आरक्षण को वैध घोषित किया गया है एम नागराजन केस 2006 में, ठीक। तो इतनी चीजें आप चाहें तो याद रख सकते हैं इस मामले में। देखो यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है और ये सारी चीजें बार बार डिस्कस होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्यों आना है, आपको अभी रिसेंटली कुछ समय पहले पता होगा कर्नाटका वाला, कर्नाटका ने प्राइवेट कंपनियों के ऊपर आरक्षण लगाया, मैंने डिस्कस भी किया आपसे, ठीक है। आरक्षण की बात की, हालांकि इन्होंने वापस ले लिया और प्रेशर में आकर के कि भाई कंपनियों ने प्रेशर डाला, लेकिन आरक्षण ये वाला मुद्दा उठा, ठीक है। 75% तक नॉन मैनेजीरियल पोस्ट के लिए और मैनेजीरियल पोस्ट के लिए 50%, है ना। ये पहली बार नहीं उठा, इससे पहले हरियाणा वाला भी उठ चुका है, हरियाणा, और जो कि अभी भी कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है मामला। और उसमें क्या है, हरियाणा सरकार ने भी 70% कोटे की ही बात की है। उन्होंने भी, हरियाणा सरकार ने भी प्राइवेट में 70% कोटे की बात की। उन्होंने कहा है कि अगर 30,000 से कम है सैलरी तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल के लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली बात आई थी, तो ये चर्चा में रहा। रिसेंटली बिहार वाला अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्होंने जाति जनगणना कराई, इसके आधार पर इन्होंने 65% तक ले गए कोटा। मराठा आरक्षण की बात हुई, मराठा आरक्षण अभी हाल ही में खारिज किया गया। तो ये सब अभी चर्चा में चल रहा है, तो आपको पता ही। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी डिस्कस किया हमने कि सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण काहे में, शेड्यूल्ड कास्ट में अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से इस बार जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इकोनॉमी वाले पोर्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाले पोर्शन की ओर चलते हैं और खबर क्या है, खबर है कैपिटल गेन्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इनकम क्लास कैन बी टैक्स्ड हायर। तो इसके तहत आप देख लीजिए कि मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो हमारा मिडिल क्लास था वो आशा कर रहा था इस बार बजट आएगा और बजट में कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स पे उल्टा ब्याज को बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि है क्या ये कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, और कितना बढ़ा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स समझ लीजिए, कैपिटल गेन टैक्स। अगर मैं कैपिटल गेन टैक्स की बात करता हूं तो देखो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि अब एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो जो पहले एफडी वगैरह में पैसे लगाता था अब वो शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगा रहा है, ठीक है। ये बात सही है, ठीक है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में आप सब लोग पैसे अब लगाते हैं, है ना। हम सब लोग अब उनमें ज्यादा झुकाव अपना रखने लगे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए के मैंने क्या 150 रुपए बना लिए विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर। तो 1 साल के भीतर अगर मैंने बना लिए तो ये क्या कहलाएगा, यहां पर जो मैंने कितनी कमाई कर ली, 50 रुपए की कमाई कर ली, तो ये जो 50 रुपए हैं ये क्या कहलाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कहलाएंगे, ठीक है। हालांकि एक बात यहां पर मैं और क्लियर कर दूं कि ये लिस्टेड कंपनियों के लिए 1 साल का क्राइटेरिया है, लेकिन अगर कंपनी अनलिस्टेड होती, ठीक है, अनलिस्टेड, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2 साल में 2 साल तक शॉर्ट टर्म ही माना जाता है अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कि अपवाद हो गया। लेकिन यहां पर आप लेके चलिए, मेनली जो आपको याद रखना है वो एक पॉइंट ये याद रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के भीतर, और दूसरी चीज क्या कि अगर ये समय है जो वो 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, मोटी मोटी बात समझ में आई। तो अब इन्होंने चेंज क्या किया है, तो देखो ये जो शॉर्ट वाला था इसमें पहले था 15%, तो इसको बढ़ा करके कर दिया 20% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसमें 20% टैक्स लगेगा सॉरी, टैक्स कर दिया इसमें। ठीक है, इतना टैक्स काटेंगे अब। ठीक है, तो आपने जो पैसा कमाया शेयर मार्केट में पैसा लगा करके, तो उसमें जो टैक्स कटेगा, ठीक है, तो जो टैक्स कटेगा वो टैक्स कितना कटेगा, 20% कटेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म वाला था इसमें 10% था, तो उसमें बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि हम आए, मिडिल क्लास ने कहा हम जैसे ही इस क्षेत्र में कूदे आपने टैक्स बढ़ा दिया। तो देखो इसमें यही एक्सप्लेनेशन जो आया है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक्सप्लेनेशन आया है, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए बात यह है कि आप हर अलग अलग जगहों पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जमीन खरीदते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो टैक्स सरकार लेती है, भाई सरकार का मेन एम क्या है, टैक्स कलेक्ट करना। सरकार तो टैक्स कलेक्ट करेगी ही, सरकार को तो टैक्स रेवेन्यू चाहिए, है ना, टैक्स से राजस्व चाहिए, यही इनका सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है राजस्व। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि टैक्स का कलेक्शन। तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आपने प्लॉट खरीदा, आपने घर खरीदा, तो वहां से जितना कलेक्शन, जहां जितना टैक्स लग रहा है कंपैरेटिवली, आप अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डालते हो तो यहां पर बहुत कम लग रहा है। तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि समानता लाई जा सके, पैरिटी लाई जा सके। ठीक है, टैक्स में पैरिटी लाई जा सके, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। सरकार का कहना है कि पैरिटी लाने के लिए ये डिसीजन है जो वो लिया जा चुका है। और शेयर मार्केट, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी तक काफी ज्यादा लिबरल था, तो सब लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, तो सरकार भी तो इससे कुछ फायदा कमाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो समझ गए, ये छोटी सी चीज है, लेकिन आपको याद रखना है कि टैक्स है जो वो बढ़ा दिया गया है। किस पर, कैपिटल गेन टैक्स है जो उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारा प्रतिज्ञा बैच है जो वो आज से शुरू हो रहा है, तो फटाफट अभी आपको एडमिशन लेना है। 2025 का जो प्री है वो पास करना है और अपनी फीस को वापस भी लेना है। ठीक है, अभी आपको कितना पे करना है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके 27,999 पे करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज रात के 12 बजे तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए साइंस टेक में आते हैं और अगली खबर हमारी डार्क ऑक्सीजन से संबंधित है। तो सरप्राइज की क्या बात है, यहाँ पर क्या है चर्चा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सरप्राइजिंग द डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसल द डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग है ना, यहाँ पर क्या है कि समुद्र के भीतर जाकर के खनन या खुदाई के बारे में बात हो रही है, वहां पर भी माइनिंग करेंगे। वातावरण, ये आप कह सकते हैं कि क्रस्ट है जो हमारा, उसमें तो खनन पर्याप्त मात्रा में कर लिया है, और इतना ज्यादा कर लिया है कि अब वातावरण को पूरा दूषित या खराब कर चुके हैं। अब समुद्र की बारी है कि उसको भी क्यों ही छोड़ें, तो बस इसी चीज के लिए क्या है, एक नई खोज पता चल गई है। ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे वो पता ढूंढ लिया है कि ऑक्सीजन को बनाना का एक नया तरीका इजाद कर लिया गया है। तो क्या है मामला, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आप समझते हैं, एक चीज होती है नोड्यूल मतलब गांठे। ठीक है, तो पॉलीमेटेलिक, पॉली मतलब बहुत सारा, नोड्यूल्स मतलब अलग अलग मटेरियल की। तो मैं बताता हूं आपको, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ठीक है, तो ये किस किस चीज के हो सकते हैं, मतलब जैसे आयरन के हो सकते हैं, मैग्नीज के हो सकते हैं, है ना, आप सल्फाइड के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज की जो है वो समुद्र के भीतर, समुद्र के डीप सी मतलब काफी अंदर जा करके, समुद्र की तलहटी पर जा करके नीचे हमें क्या मिलते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, जो कि आपके पॉलीमेटेलिक सल्फाइड भी हो सकते हैं, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। ठीक है, आयरन के भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंगनीज के भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मिलते हैं। अब क्या है कि मैं जैसा कि आपको कहा कि धरती पर पर्याप्त हो चुका है ना, तो अब क्या है कि समुद्र के अंदर जाकर के करेंगे और वहां का जो वातावरण है उसको खराब करेंगे थोड़ा। ठीक है, वहां का वातावरण को खराब करेंगे। और उससे क्या क्या हो सकता है, डीप सी माइनिंग से क्या क्या होगा, अब इस तरह की माइनिंग करेंगे तो देखिए समुद्र में भी एसिडिफिकेशन हो सकता है, अम्लीकरण, अम्लीकरण। ठीक है, अम्लीकरण हो सकता है। ठीक है, वहां पर जो जलीय जीव हैं उनको डायरेक्ट इससे क्या है असर पड़ेगा, पानी की क्वालिटी खराब हो सकती है, जल की क्वालिटी।
जल की गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता खराब हो सकती है, ठीक है। वातावरण में भी समस्या देखने को मिलेगी, इससे वातावरण में भी दूषित हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे हो सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है ये समझिए कि देखिए तलहटी पर क्या है कि जो ये नोड्यूल्स हैं, ठीक है, नोड्यूल्स, ये क्या है कि ये जब साथ में आते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और जब ये साथ में आएंगे तो क्या होता है कि इनमें एक ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उस केस में एक क्या है कि वोल्टेज है जो वो जनरेट करता है, ठीक है, एक क्या है वोल्टेज जनरेट करता है, साथ में आने से वोल्टेज जनरेट करता है। और ये जो वोल्टेज है इसमें क्या क्षमता होती है कि ये जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, और इसमें से तोड़ करके क्या है ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि ये जब नोड्यूल्स साथ में आते हैं तो उससे जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट में आने पर इनसे क्या एक चार्ज डेवलप होता है, और ये जो चार्ज डेवलप होता है ये उस मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बन गया, तो ऑक्सीजन बनाना भी सीख लिया। तो अब क्योंकि एक नया तरीका पता चल गया कि ऐसे भी ऑक्सीजन निकलेगा तो चलो वहीं पे जाके खनन कर लेते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जलीय तंत्र का कितना ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात हो रही है कि अंदर जाकर के भी खनन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहावत है जो वो बिल्कुल सूट कर रही, कहावत क्या, गांधी जी की जो लाइन्स है ना, गांधी जी की जो लाइन्स है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हर किसी की जरूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो ये चीज सूट कर रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्लोबल स्ट्रगल फॉर द पेंडेमिक ट्रीटी, है ना, पेंडेमिक ट्रीटी को लेकर के यहाँ पर चर्चा है। पेंडेमिक ट्रीटी क्या चीज है? देखिए पेंडेमिक ट्रीटी की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना आया, और कोरोना के समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई, कोरोना आया, कोरोना कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 जब आया तो सब लोग अचानक से परेशान हो गए, सब लोग अचानक से परेशान हो गए। और क्यों परेशान हो गए? क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं थी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं थी तो सबने अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, है ना, इतनी इतनी दवाएं खा ली सबने कि इतनी एंटीबायोटिक खा चुके हैं कि अब एंटीबायोटिक ने असर करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ऐसी महामारी आई तो सारा का सारा विश्व है जो परेशान हुआ। तो इसका एक समाधान के रूप में WHO क्या कोशिश कर रहा है, WHO क्या कर रहा है कोशिश कि हम एक काम करते हैं कि सभी देशों को एकजुट करा लेते हैं, ठीक है, एकजुट करते एक संधि में बांध देते हैं, एक संधि करते हैं, संधि, है ना, वैश्विक, क्या होगा संधि का नाम, वैश्विक महामारी संधि, ठीक है। महामारी को लेकर के कि जब भी अगर कोई चीज महामारी घोषित होती है तो उसमें सब एक साथ आएंगे और फिर सब लोग अपने अपने जो भी योगदान होगा वो देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब संधि हो जाती है तो क्या है, चीजें हो जाती हैं अनिवार्य। और आप ये बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए कि UNFCCC की जो बैठकें होती रहती हैं उसी को लेकर के कि जैसे UNFCCC की बैठक होती है, कोप अलग अलग होती हैं, तो वो जलवायु परिवर्तन पर बात करती हैं, ठीक है। तो वैसे ही है कि भाई इस पर भी अगर संधि वगैरह हो जाएगी तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे, जो कि लंबे समय से चल भी रही है। और अभी जो थी वो अगर मैं बताऊं तो वो क्या थी, 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई अभी, ठीक है। तो 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। और इसमें ये माना जा रहा था कि ये ट्रीटी है जो वो साइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ट्रीटी साइन कर ली तो चीजें हो जाएंगी अनिवार्य, जो चीजें उसमें लिख जाएंगी वो करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं ये जो विकसित देश हैं ये देने में थोड़ा सा देना कम पसंद करते हैं, लेना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो ये देना कम पसंद करते हैं, तो देना ये कम पसंद करते हैं और मानते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं है, तो अगर हमने बना लिया तो हमें देना पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजों को पहले से साइन करना ही क्यों है, ठीक है। तो इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी पर हमें हस्ताक्षर करने चाहिए, सहमति नहीं बनी, ठीक है, ठीक है, सहमति ये बन नहीं पाई। अब
क्योंकि सहमति बन नहीं पाई तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए मेन बात यहाँ पर यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात है कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ बना ली, ठीक है, और वो आपने मान लीजिए कि कोई नई तकनीक डेवलप करी और उससे आपने कुछ बनाया, तो आप सबसे पहले क्या चाहोगे? सबसे पहले आप चाहोगे कि मैं इसका प्रॉपर्टी राइट ले लूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर ले लूँ। और आईपीआर क्यों चाहोगे? क्योंकि अगर आप ही के पास आईपीआर है, पूरा विश्व चाहता है कि मुझे ये दवा मिले, तो आपके पास क्या है? मोनोपोली हो जाएगी किस चीज़ की? कि मैं जो चाहूँगा उतने पैसे में बेचूंगा, ठीक है, मोनोपोली हो जाएगी। प्लस एक तो ये आईपीआर वाली बात हो गई। दूसरा, अमेरिका जैसे देश हैं, जब ट्रम्प वगैरह लीडर थे तो ये शब्द आपने हमेशा सुना होगा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, है ना। तो जब ये देश है तो ये क्या चाहते हैं? अमेरिका फर्स्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि देखो हम पहले अपने लोगों की जान बचाएंगे, बाद में अफ्रीका में कोई मर रहा है, इंडिया में कोई मर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस हमारे लोगों से मतलब है, ठीक है। तो ये सब रणनीति के साथ ये लोग चलते हैं, ठीक है। तो इस सब के चलते असहमति रही, सहमति नहीं बन पाई, ठीक है, सहमति नहीं बन पाई, ठीक है। हालांकि एक अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी चीज ये हुई है कि यहाँ पर क्या क्या घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक नई कैटेगरी बना दी गई है, पेंडेमिक इमरजेंसी, ठीक है। पेंडेमिक मतलब महामारी आपातकाल, महामारी आपातकाल, महामारी आपातकाल, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी जरूर बना दी गई है कि अगर कोई बीमारी अब महामारी आपातकाल में रख दी गई तो उसके तहत क्या होगा कि सभी को कुछ सहयोग करना होगा, मतलब किट वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगी, बचाव की जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है, बचाव की चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें साइन नहीं हुए तो कोई भी चीज क्या है, अनिवार्य जैसा नहीं है, ठीक है। सहयोग करने को तैयार है लेकिन अनिवार्य के लिए साइन करने को तैयार इसमें नहीं है, ठीक है। एक बात और इस पे हुई है जो वो है वन हेल्थ। तो वन हेल्थ आप लोगों ने सुना होगा, वन हेल्थ का मतलब क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो वन हेल्थ एक नया कॉन्सेप्ट आजकल चल गया है, और वन हेल्थ का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी विश्व में मानव हैं उनके लिए है कि सबकी हेल्थ बराबर है, सेम है, ठीक है। अर्थ इसका ऐसे ही फील करा रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये है नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब जो है वो ये है कि जितना जरूरी मानव का स्वास्थ्य है, जितना जरूरी मानव का स्वास्थ्य है उतना ही जरूरी है जो वो जानवरों का स्वास्थ्य है, और उतना ही जरूरी क्या है हमारे लिए पर्यावरण भी है, ठीक है। पर्यावरण, जानवरों का स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी इस्तेमाल करना पड़े तो वन हेल्थ में सबकी हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि क्योंकि महामारी जब आती है तो वो जानवरों के लिए भी घातक हो सकती है, मानवों के लिए भी हो सकती है और पर्यावरण के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि एक सराहनीय न्यूज़ है। आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका ने अपना एक नया क्लाइमेट चेंज का लॉ लेकर के आए हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का लॉ लेकर के आए हैं जो कि सच में एक उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। किसके प्रति? क्लाइमेट चेंज के प्रति। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जलवायु परिवर्तन, तो क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हो रहा है तो इसको लेकर के साउथ अफ्रीका एक नया लॉ लेकर के आया है, ठीक। अब सवाल, अब बात यह है कि देखो इस आर्टिकल में क्या दिया है, इस आर्टिकल में क्या दिया है, इस आर्टिकल में आप देखोगे तो पूरा साउथ अफ्रीका के बारे में है कि वहां पर कैसा था कैसा नहीं है। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देना है जो कि भारत का है। अब भारत का है तो भारत से रिलेटेड चीजें ही हमें सोचनी चाहिए। अफ्रीका में क्या हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है अगला ये क्वेश्चन, कि यहां से एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा कोई नियम भारत में है, क्या ऐसा कोई नियम भारत में है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है, तो पहला सवाल जब ये उठा तो इसका तो आंसर सीधा सीधा है कि नहीं है। क्या है? तो नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि क्या ऐसा कोई नियम भारत में होना चाहिए? तो आप कहोगे कि हाँ होना चाहिए, ठीक है, हाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर मैं पूछूं कि क्यों होना चाहिए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बैकिंग, भाई कुछ फॉर्डर मटेरियल कैसे मिलता है,
इस न्यूज़ में नहीं है, लेकिन आप सोचिए कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये मिलेगा, आपको ये कहाँ से मिलेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट का अभी जो रिसेंटली आदेश है उस पर ध्यान देना होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा है कि इस तरह हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग अलग कानून बने हुए हैं, वाटर पॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है, जल प्रदूषण को लेकर के अलग बना हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलग बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग बना हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट जो कि जलवायु परिवर्तन पर कुछ बात करता हो, ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला फैसला दे रहे थे, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो मौतें हो रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि ट्रांसमिशन केबल अंडरग्राउंड लेकर के आओ राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में। तो उसी समय उन्होंने एक ये बात कही थी कि देखो आर्टिकल 21 के तहत क्या होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अधिकार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध, ठीक है, के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये है जो आर्टिकल 21 में उन्होंने जोड़ा था राइट टू लाइफ के तहत। और राइट टू लाइफ के तहत जब इसको जोड़ा था तब उन्होंने ये बात भी कही थी कि भारत में इस तरह की एक नीति होनी चाहिए जो कि कंप्लीट जलवायु परिवर्तन पर काम करे, ठीक है। अब ये सब कुछ कैसा साउंड कर रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब कुछ साउंड कर रहा है कि भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा जलवायु परिवर्तन पे। ऐसा नहीं है ना, ये भी नहीं, धारणा ऐसी भी नहीं बनानी है। क्योंकि आप इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? आप ऐसे सोचिए, देखिए साउथ अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बोल दिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे, यानी कि नेट कार्बन एमिशन, जो जीरो कार्बन एमिशन है, जो नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे। कब तक कर देंगे? नेट कार्बन का उत्सर्जन है, जो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो हम जीरो कर देंगे, ठीक है। जीरो कब तक कर देंगे? 2050 तक, ठीक है। भारत ने भी 2070 तक कह रखा है कि हम भी कर देंगे जीरो 2070 तक। तो जब भारत ने भी कर रखा है तो अब वो समय आ गया कि भारत को भी नियम बनाने होंगे, ठीक है। और जिसके लिए भारत काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आप यहाँ पर जो हमारा एक वो है जीडीपी वाला, ठीक है, जो हमारा जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है, जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी, उसको आप बता सकते हैं। जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी क्या है ये भाई? जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी मतलब यहां पर तीव्रता की बात हो रही है, उत्सर्जन तीव्रता। देखो क्या था कि जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी को हमने कहा था कि हम 33% कम कर देंगे 2030 तक। लेकिन हमने उसको पता है कब तक कम कर दिया? हमने कहा था कि हम इसको 2030 तक कम कर देंगे और हमने उसको 2019 में ही पा लिया है। 33% जो है वो हमने 2019 में ही पा लिया। क्या होता है ये एमिशन इंटेंसिटी, ये समझ लीजिए। एमिशन इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक यूनिट जीडीपी को, ठीक है, जीडीपी, एक यूनिट जीडीपी के लिए आपको क्या है कि 100 टन, ठीक है, 100 टन कार्बन जलाना पड़ता था, ठीक है, 100 टन कार्बन जलाना पड़ता था। और अगर ऐसा हो जाए कि एक यूनिट जीडीपी के लिए अब आपको मात्र 77 टन जलाना पड़े कार्बन, तो आप कह सकते हो ना कि सर हमने 33% की कमी कर ली है। तो अब 2019 में भारत ने ये चीज़ पा ली थी। तो क्योंकि 2019 में भारत ये पा चुका है, 2019 में भारत में पा चुका है, तो यानी कि काम कर रहा है, इसीलिए तो पा चुका है, ठीक है। और भारत ने अच्छी बात पता है क्या की है? भारत ने अच्छी बात ये भी की है कि अपना खुद का टारगेट बढ़ा लिया है। टारगेट है जो, वो उन्होंने कहा कि हमने पहले 33% का रखा था, अब हम 2030 तक, जो कि हमें पाना था 2030 तक, हमने तो 2019 में ही पा लिया, तो हमने अपने टारगेट को 45% कर दिया है 33% से बढ़ा करके, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। प्लस दूसरी बात भारत ने ये भी कही है कि
जो गैर जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन, गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल फ्यूल से जीवाश्म ईंधन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, गैर जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा निकलती है उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, हम 50% तक 50% तक एनर्जी बनाएंगे, 50% तक हम एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए एक बड़ी दुखद खबर है, और जिसमें कि आप ये देख पा रहे होंगे कि 122 डेड एज द लैंडस्लाइड फ्लैटन वायनाड विलेज, ठीक है। तो वायनाड के लिए कह रहे हैं, तो मतलब केरला की बात हो रही है, वायनाड का मतलब केरला की बात हो रही है, और क्या भूस्खलन से संबंधित है, ठीक है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली, आप पहले यहां पर ये समझिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर खबर कह रही है कि 122 लोग हैं जो उनकी मृत्यु हुई है भूस्खलन से, ठीक है। तो भूस्खलन जैसी चीजें अक्सर आप कहां सुनते हैं, नॉर्थ में सुनते हैं, लेकिन साउथ में हो रहा है, ठीक है। तो क्या साउथ में भी भूस्खलन के लिए जगह प्रोन है, बिल्कुल प्रोन है, ठीक है। तो हमारे काम का अगर हम कहें तो क्या है भाई इसमें, तो पहले तो आप इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिए, क्योंकि केरला में ये आपका वायनाड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर ये घटना हुई है, तो इसको समझिए पहले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले तो ये भूस्खलन है क्या चीज। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए भूस्खलन, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो भूस्खलन का मतलब होता है कि भूस्खलन का मतलब हो जाता है कि ढलान से क्या हो जाए कि अचानक से चट्टान, पत्थर, मलबा और मिट्टी है जो ये खिसक जाए अगर, ठीक है। तो मतलब कि अचानक से, अचानक किसी चट्टान, भूमि, मलबा, मिट्टी का खिसकना, इसको क्या कह देंगे बच्चे, इसको कह देंगे भूस्खलन, ठीक है। इसको आप भूस्खलन कह सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अब ये पहाड़ है, अब यहां पर आपने रोड बना दी है, अब यहां पर एक रोड बना दी आपने, तो ये जो ढलान है, ठीक है, तो यहां अचानक से ये खिसक सकता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, रोड है जो ये पूरी चली जाएगी, क्योंकि यहां पर बनाना ही नहीं चाहिए था लेकिन बना दी है, ठीक है। तो ये ऐसी हरकतें, ये जो प्रकृति के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ है, वो है जो वो हमारे लिए बड़ा घातक हो जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने बना दिया, तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूस्खलन में भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक और मानव जनित में क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए पहले अगर मैं प्राकृतिक की बात करूं, प्राकृतिक, अगर मैं प्राकृतिक की बात करूं तो प्राकृतिक में तेज बारिश का होना, ठीक है, अधिक वर्षा, हैवी रेनफॉल, ये इसका एक मानक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आप यहां पर कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भी प्राकृतिक में ही काउंट होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि स्लोप की अंडर कटिंग कर दी गई है, ठीक है। जो स्लोप है, ढलान है, ढलान का काटना, ठीक है। ढलान को काट काट दिया गया, मतलब ढलान का कटना आप लिखिए, और कैसे कट रहा है, कटना, और कैसे कट रहा है, मान लीजिए कि पानी से ही कट रहा है, कि भाई एक पहाड़ है उस पर बार बार पानी अगर टकराएगा तो वो भी तो कटेगा, है ना। बाढ़ आ गई मान लीजिए, है ना, तो बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण पानी का ढलान का कट जाना, किसी पहाड़ की ढलान का कट जाना, तो ये सारे क्या प्राकृतिक कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं मानव जनित की बात करूं, मानव जनित, अगर मैं मानव जनित की बात करूं तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये उत्खनन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उत्खनन, उत्खनन, ये जो माइनिंग हो रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उत्खनन के अलावा आप कह सकते हैं कि पहाड़ियों का जो मैन है जो वो काट रहा है, अगर पुरुष ने पहाड़ियों को मतलब लोगों ने अगर पहाड़ियों को काटा है, ठीक है, पहाड़ियों को काटना, ये भी मैनमेड में आ जाएगा। और पहाड़ियों को काटने के अलावा पशुचारण है जो वो भी इसमें आ जाएगा, पशुचारण, है ना, चराई बहुत ज्यादा जब होती है, पशुचारण भी इसमें आ जाएगा। हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पर, हैवी कंस्ट्रक्शन,
है ना, भारी अवसंरचनात्मक विकास, भारी अवसंरचनात्मक, ठीक है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हो रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये मानव जनित में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड पर क्या किया गया है, लैंडस्लाइड पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक एटलस आ गया है, ठीक है। लैंडस्लाइड एटलस में जो याद रखने वाली बात है, इसको आपको याद रखना होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ किस में शामिल किया गया है। तो देखो ये पता होना चाहिए कि ये हिमालयी क्षेत्र है, जो ये वाला है जो पूरा इसमें शामिल किया गया है ना, ये वाला जो सिक्किम वाला एरिया, ये भी, ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला पार्ट है जो, ये भी, तो ये वैसे है तो ये हिमालय का क्षेत्र, ये सब आप जानते हो, है ना, कि जब यहाँ से साउथवर्ड टर्न हिमालय ने लिया तो उसके बाद ये पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, ये पूरा है जो वो रखा गया है लैंडस्लाइड के लिए प्रोन रखा गया है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है जो, ये भी इसमें ही शामिल किया गया है कि पश्चिमी घाट है जो, वहां पर भी प्रोन रखा गया है इसको, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है। अब अगर मैं वायनाड की बात करूं, स्पेशली क्योंकि आज चर्चा में वायनाड ही है, तो वायनाड की अगर मैं बात करता हूं तो वायनाड की सेंसिटिविटी है जो वो 13वें नंबर पर रखी गई है, 13th नंबर पर रखा गया है कि भाई ये लैंडस्लाइड के हिसाब से 13वें नंबर पर यह आता है जो सेंसिटिविटी के आधार पर है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ आता है, तो मेन चीज आप यहाँ पर 3 याद रख लीजिए, एक हिमालय याद रख लो, दूसरा नॉर्थ ईस्ट याद रख लो, और तीसरा आप पश्चिमी घाटों को याद रख लो। ये 3 तो आपका मेजर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीप में जाना होगा। आप देखो ये एटलस को खोलोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत डिटेल में मिल जाएगा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन राज्यों का क्रम थोड़ा सा आप यहाँ पर, राज्यों का जो क्रम है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, ठीक है। राज्यों का क्रम तो क्या है, राज्यों का क्रम, राज्यों का क्रम में सबसे ऊपर है जो वो मिजोरम, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था में है वो है मिजोरम। मिजोरम के बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है त्रिपुरा, ठीक है, उत्तराखंड के बाद है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। टॉप 5 जनरली याद करने को कहा जाता है, लेकिन यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर, और फिर मैं आपको 6 बताऊंगा, क्यों, क्योंकि केरल 6वें नंबर पर है। और क्योंकि हुआ क्या है कि केरल है जो वो अब चर्चा में आ गया है, तो आपको टॉप 6 याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखेगा, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और केरल, ठीक है। तो ये अभी क्योंकि हाल ही में जारी किया गया, 2022 में ये जारी कर दिया गया था, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब देखो इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, जहां पर माधव गडगल जी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने जो रिकमेंडेशन दी थी, माधव गडगिल कौन है, माधव गडगिल रिकमेंडेशन आई थी पश्चिमी घाट के ऊपर, ठीक है, पश्चिमी घाट के ऊपर इनकी जो रिकमेंडेशन आई थी, और उसके तहत इन्होंने पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को ही इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, माधव गडगिल जी कह रहे हैं कि हमारी रिकमेंडेशन अगर मान ली होती तो ये सब कुछ ना होता, क्योंकि आपने हमारी रिकमेंडेशन नहीं मानी है, और हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको मैन मेड की कैटेगरी में रखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि माधव गडगिल ने इसको क्या कहा है कि हम इसको मैन मेड कहेंगे, हम मानव जनित कहेंगे। इसको मानव जनित इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारी रिकमेंडेशंस को आपने नहीं माना, अगर पहले मान लिया होता तो पूरी तरीके से इसको बचाया जा सकता था, ठीक है। और 122 लोगों की जिनकी मौत हुई है, इसको टाला जा सकता था, ठीक है। तो माधव गडगिल की रिकमेंडेशन क्या थी ऐसी जो नहीं मानी गई, तो देखो भाई माधव गडगिल को लेकर के भी आपको पता होना चाहिए कि माधव गडगिल ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, माधव गडगिल, तो माधव गडगिल ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो उन्होंने ये कहा था कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट्स हैं, इनको क्या कर दो, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो। अब इको सेंसिटिव जोन इनको पूरे को घोषित कर देना ये प्रैक्टिकली नहीं है सही, ठीक है। क्यों, क्योंकि विकास रुक जाएगा, उस राज्य का तो विकास ही रुक जाएगा, क्योंकि अगर पूरा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया तो वहां पर कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस वजह से इसको
इन्होंने, इनका तो एक्सट्रीम था कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा विविधता वाला क्षेत्र है, तो इसको आपको क्या करना है, पूरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना है। लेकिन इसको जब नहीं माना गया तो इसके बाद एक और आई कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन थी, वो काफी प्रैक्टिकल थी, और उन्होंने कहा था कि 30% वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट का 30% क्षेत्र है, इसको क्या कर दो, इको सेंसिटिव जोन में, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, और इसमें एक काम करो कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनको पूरी तरीके से बैन कर दो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीजें कही थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनको बैन करो। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इनको बैन करो। दूसरी चीज इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि जो ये रेड जोन, ये जो रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज है, रेड कैटेगरी का मतलब कि जिनका पॉल्यूशन स्तर 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर जिनका पॉल्यूशन का स्तर है, प्रदूषण का स्तर जिनका 60 से ऊपर है, उनको पूरी तरीके से बंद करो। ठीक है, रेड कैटेगरी वाली को बंद करने के लिए कहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई और उत्खनन को लेकर के, है ना, कि उत्खनन, ठीक है, उत्खनन है जो, इसको पूरा खत्म करो इस जगह से। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है जो कार्बन वगैरह उत्सर्जित कर रही है, तो वो विद परमिशन आनी चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक है, पता होना चाहिए कि किस जगह पे ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो थी वो रिकमेंडेशन है जो वो लागू की जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी अभी तक पूरी तरीके से वहां पर लागू नहीं हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा रही हैं ताकि पर्यटक बढ़े। ठीक है, रिजॉर्ट बन रहे हैं बड़े बड़े ताकि पर्यटन है जो वो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हैं, और आप यहाँ पर एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं जो वो भी याद रख सकते हैं कि भाई एनडीएमए है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इन्होंने भी कहा है कि देखो रिस्क असेसमेंट एंड जोनिंग बना लो, मतलब क्या करो कि आप रिस्क असेसमेंट करो, रिस्क का आकलन करो, पहले रिस्क का आकलन करो। ठीक है, रिस्क का आकलन करने के बाद आप क्या करो, उनकी जोनिंग कर लो। इस जगह पर भाई जोनिंग कर लो, हर जगह। भाई एनडीएमए की गाइडलाइंस है वो तो पूरे भारत के लिए हर जगह पर लागू होंगी कि भाई आपके जहां पर भी रिस्क है उसको पहले बताओ और उसकी जोनिंग कर लो कि भाई ये बहुत अति रिस्क वाला एरिया है, ये थोड़ा कम वाला है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे कम दिक्कत है। इस तरीके से आप क्या करो, इसकी जोनिंग कर लो। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसकी लगातार निगरानी, ठीक है, निगरानी रखो कि अगर कोई दिक्कत है तो उसको उसी वक्त बंद कर दिया जाए। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने कहा अर्ली वार्निंग के लिए। अर्ली वार्निंग के लिए मतलब पहले से सूचित किया जा सके, अगर कोई समस्या यहाँ पर होने, बाढ़ वगैरह आने वाली है, कोई बांध टूटने वाला, कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो अर्ली वार्निंग की पहले से पूर्व चेतावनी की व्यवस्था रखिए। पूर्व चेतावनी के लिए एनडीएमए की गाइडलाइंस है। इसके अलावा एनडीएमए की गाइडलाइंस कहती हैं कि समुदाय को प्रिपेयर करो, वहां पर रहने वाला जो समुदाय है, लोकल समुदाय, इसको तैयार करो। इनको बहुत पता है, इनको सब नॉलेज होती है कि वहां पर कैसी जो प्राकृतिक गतिविधियां हो रही हैं तो वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इनको तैयार करो। प्लस इनकी तैयारी ऐसी भी रखो कि अगर जरूरत पड़े तो इनको तुरंत विस्थापित भी किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कही गई। और इसके अलावा यहाँ पर ये कही गई कि जो भूमि है, ठीक है, तो भूमि प्रबंधन को लेकर के कहा गया कि लैंड मैनेजमेंट को लेकर के काम करो। बहाली और भूमि प्रबंधन, रिस्टोरेशन एंड लैंड मैनेजमेंट, बहाली और एवं भूमि प्रबंधन। ठीक है, ये कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस है। अब ये सारी चीजें आपको अपने मेंस में लिखनी है। ठीक है, इसलिए ही यहां पर बताई जा रही है, इसलिए ही मैंने हमेशा शुरू से बोला है कि पेपर पेन साथ में रखिएगा, इस क्लास का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि बता रहा है कि भूस्खलन का क्या कारण है, भारत भूस्खलन के प्रति कितना संवेदनशील है। ये 150 शब्दों में आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पर भेजना है। क्या है भाई मेरा टेलीग्राम, ये देख लीजिए,
ये फाइल भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये चैनल है, इसको ज्वाइन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप एक ग्रुप है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है जिस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।